नमस्कार। मैं देवानंद बोरकर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय मोपकानी पनिया। आज आप लोगों से पर्दा कहानी के संदर्भ में चर्चा करूंगा। पर्दा कहानी मशहूर कथाकार यशपाल जी द्वारा रचित है। इस कहानी में उनके द्वारा सामंती समाज के पतन के पश्चात सामंती सोच वाले परिवारों की दशा और दिशा किस प्रकार से हो सकती है या होती है, वह इस कहानी के माध्यम से उनके द्वारा बताने की चेष्टा की गई है। यह कहानी एक मुस्लिम परिवार की है। हालांकि इस कहानी के बारे में जानने से पहले हमको यशपाल जी के जीवन परिचय, रचना और उनकी रचनाधर्मिता को भी संक्षेप में समझने की आवश्यकता है। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर, पंजाब में हुआ था। उनका परिवार आर्य समाज का अनुसरण करता था और आर्य समाज से सबसे ज़्यादा प्रभावित इनकी माता थी। इनकी माता प्रायः धर्म कर्म के कार्य किया करती थी और आडंबर से दूर थी। धर्म कर्म यानी सच्चे ईश्वर की उपासना करते थे और दान आदि पर अधिक विश्वास करती थी। गरीबों मजदूरों की सहायता करने में वो पीछे नहीं रहती थी, भले ही उनके पास संसाधन सीमित थे। और ऐसा भी नहीं है कि यशपाल जी का परिवार बहुत अमीर रहा हो, लेकिन उसके बाद भी उनकी माता दान सहायता आदि कार्य से पीछे नहीं रहती थी। इसका यशपाल जी पर और उनके भाई धर्मपाल दोनों पर बहुत अच्छा असर पड़ा, बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा। आर्य समाजियों के स्कूल में अर्थात गुरुकुल में यशपाल जी की शिक्षा दीक्षा हुई। यशपाल जी जब बड़े हो रहे थे उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। यशपाल जी द्वारा तब जब वो मैट्रिक के आसपास आए तब उनके अंदर स्वतंत्रता आंदोलन का रंग चढ़ चुका था और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था। उनका अनुसरण करते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध इनके मन में विचार पनपने लगे और स्वदेशी का विचार भी यशपाल जी के मन में आया। वे प्रायः कुर्ता पाजामा आदि पहना करते थे और भारत किस तरह स्वतंत्र हो इस तरह सोचा करते थे। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ और महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह के स्वप्न देखे थे वह यथार्थ में फलीभूत नहीं होने लगा, तब ये सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए और समाज में बदलाव के लिए एक प्रकार से विद्रोही स्वभाव के भी हो गए
इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए हैं, दादा कामरेड, झूठा सच। इनकी कहानियाँ भी इसी तरह समाज में जो जिस तरह का बनावटी दिखावटी रूप है उसको सच्चे अर्थों में उघाड़ने का कार्य करता है। प्रस्तुत पर्दा कहानी भी उसी प्रकार की। 27 दिसंबर 1976 को यशपाल जी की मृत्यु हो गई थी। अब इसके पश्चात पर्दा कहानी पर आते हैं। पर्दा कहानी की शुरुआत करते समय यशपाल जी लिखते हैं कि इस कहानी के प्रमुख पात्र चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे, अर्थात आज जो वाणिज्य कर इंस्पेक्टर होते हैं उसे उस समय चुंगी का दरोगा या कर का दरोगा या जिसे आज वाणिज्य कर निरीक्षक कह सकते हैं थे। उनके दो बेटे थे, चौधरी फजल उर रहमान और इनके पिता इलाही बख्श। दोनों को इंट्रेंस पास कराने के पश्चात रेलवे में नौकरी मिल गई थी। चौधरी फजल उर रहमान जो पीर बख्श के बड़े पिताजी थे, वे रेलवे में नौकरी करते थे और इनके पिताजी इलाही बख्श वे डाक बंगले में या डाक विभाग में वो भी क्लर्क की नौकरी करते थे। इनके बड़े पिताजी के भी 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। उसी तरह इनके पिता इलाही बख्श यानी पीर बख्श के 4 भाई थे और 2 बहनें थी। तो इस प्रकार इनका भरा पूरा परिवार था। और इनके पिताजी ने अपनी नौकरी के दौरान बहुत अच्छा मकान बनाया था, जिसे चौधरी परिवार हवेली कहा करता था। चौधरी परिवार का कुनबा बड़ा होने के साथ साथ प्रायः सब लोग हवेली छोड़कर चले गए। अब इनके परिवार की बात आती है तो इनके जो सबसे बड़े भाई थे वो रेलवे में क्लर्क हो गए थे। दूसरे भाई वो 8वीं पास होने के बाद कंपाउंडर हो गए थे अस्पताल में। और इनके तीसरे भाई वो थोड़े पढ़ने लिखने में होशियार थे। उनको वजीफ़ा अर्थात स्कॉलरशिप मिली थी। जिसके पश्चात वे अच्छी पढ़ाई करने के बाद एक मदरसे में मुदर्रिस अर्थात लेक्चरर हो गए थे। और चौधरी पीर बख्श इनकी शिक्षा दीक्षा ज़्यादा हुई नहीं थी, सबसे छोटे बेटे थे। अब इनके बड़े होने के आसपास इनके वालिद जो है बुज़ुर्ग हो गए रहे होंगे और ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे, 5वीं तक पढ़े थे। इसलिए अपनी परिवार की इज्जत और सब को देखते हुए कुछ कलम का ही काम करना चाहते थे, क्योंकि इनके ख़ानदान वाले सब उस समय इसी प्रकार का काम किया करते थे। तो एक तेल मिल में इन्हें मुंशी की नौकरी मिल जाती है और इनकी शादी भी हो गई थी। उसके पश्चात अपने काम के दौरान ये किराए से मकान लेते हैं
किराए का मकान जो है सरजू पांडे नाम के किसी व्यक्ति का था। यह मकान उस जगह स्थित था शहर में जहाँ कारीगर लोग रहा करते थे। यशपाल जी वर्णन करते हैं कि इनके घर के आसपास सब कारीगर लोग रहते थे। रमजानी धोबी या रमजान धोबी इनके घर के बिल्कुल सामने रहा करते थे और जो कपड़े इस्त्री करने का कार्य जब वो किया करते थे तो प्रायः उसकी भट्ठी से कोयले के धुएं चारों ओर वातावरण में फैल जाते थे। दाईं ओर बीकानेरी मोची रहा करते थे और बाईं ओर इनके घर की बाईं ओर कुली का काम करने वाले लोग रहते थे। इस प्रकार इनके मोहल्ले में सब छोटे मोटे कारीगर किस्म के लोग रहा करते थे और इस मोहल्ले में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति एक प्रकार से चौधरी पीर बख्श थे। प्रायः इन्हें सब चौधरी साहब या मुंशी साहब ऐसा कह के इज्जत से पुकारते थे। अब ये इज्जत किस प्रकार आगे बनी रहती है इसके बारे में चर्चा करेंगे और वही इस पर्दा कहानी का मुख्य विषय वस्तु है। यशपाल यह भली भांति जानते थे कि वर्तमान जीवन वह एक प्रकार से अभिशप्त है। इस समय व्यक्ति जीने के लिए बाध्य है और ऐसी परिस्थिति में जब सामंती समाज टूटने लगा और एक नए समाज का उदय हुआ तो उसके साथ सामंती समाज जो है वो तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। कई लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी उसी ढर्रे में जी रहे थे कि जैसे पहले रहते थे कि हमारे बाप दादा तो जमींदार थे, हमारे बाप दादा तो गंवटिया थे, हमारे बाप दादा तो दाऊ थे आदि आदि। लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का क्रमिक परिवर्तन देखने दिखाने में नहीं आता है। बहुत कम लोग ही अपना रूपांतरण कर पाते हैं। वही इस कहानी का प्रमुख सहारा है। वैसे यह मुस्लिम परिवार की कहानी है और अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए एक प्रकार से आन बान शान से जीने वाला चौधरी परिवार था, किंतु चौधरी पीर बख्श उसके अनुरूप अर्थोपार्जन नहीं कर पा रहे थे जिससे इनकी इज्जत प्रायः बच सके। अब इन्हें दस्तकारी नहीं आती थी, ना ही इन्होंने सीखने का प्रयास किया था जैसा कि लेखक बताते हैं, और ना ही और किसी दूसरे ढंग का काम करना चाहते थे। तेल के मिल में काम करना इसलिए स्वीकार किया था कि एक प्रकार से बैठे बिठाए काम है और इज्जत वाला काम है। आरंभ में इन्हें 12 रुपये मिलता था। 15 साल बाद स्थिति ये थी कि इनकी तनख्वाह 18 रुपये हो गई थी। अब परिवार भी तरक्की कर गया था। लेखक लिखता है कि पैसे की शक्ल में तरक्की नहीं किया था, बल्कि आल औलाद के शक्ल में इनकी तरक्की हुई थी। इनकी 3 बेटियां हुई, अब बाद में 2 लड़के हुए। और इस कहानी में यह भी बताया गया है कि जब
पीर बख्श की दूसरी लड़की हुई, उसी समय इनकी वालिदा यानी इनकी माँ अपनी बहू की देखभाल के लिए आती है और वहीं की होकर रह जाती है। उसे उसके तीनों भाई वापस रखने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप इनकी माताजी भी इन्हीं के पास रहती थी। अब भरा पूरा परिवार था, आमदनी सीमित थी। घर में अकेले कमाने वाले चौधरी पीर बख्श थे। ऐसी परिस्थिति में इनकी महिलाओं को भी काम करना चाहिए, कुछ न कुछ छोटा मोटा, लेकिन वो इस तरह के कार्य के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। कारण समाज में बनी हुई पुरखों की इज्जत, इसके कारण वो किसी अन्य प्रकार के काम नहीं करना चाहते। लेखक यह भी बताता है कि इनके घर की लड़कियां जब छोटी रहती हैं 5 साल तक, तब वो मोहल्ले में खेलने वेलने के लिए यदा कदा निकलती थी। उसके बाद इनके घर की औरतों को किसी ने देखा भी नहीं था। यहाँ तक कि नल से पानी भरने का काम वो भी चौधरी पीर बख्श ही किया करते थे। 8 लोग थे इनके घर में कुल सदस्य। उनके नहाने के लिए, पीने के लिए पानी भी कौन भर रहे हैं? चौधरी पीर बख्श। यह स्थिति भी बड़ी भयावह है। और इनके मोहल्ले में एक पंजाबी अफ़गानी पठान रहता था जो ब्याज में पैसे देने का कार्य करता था। उसके बारे में यशपाल जी इस कहानी में बताते हैं कि बाबर अली खान बहुत कड़ाई से पैसे वसूलता था। वो मात्र पता ठिकाना देखकर कि व्यक्ति कहाँ रहता है, इतने में ही लोगों को उधार दे दिया करता था। और 1 रुपये में 4 आना यानी 25 पैसा या 25% महीने का वह ब्याज लेता था। एक बार, इससे पहले और दूसरे प्रकार की स्थितियां हैं कि मोहल्ले में सब लोग उससे कर्जा लेते थे। यहाँ तक कि रमजान धोबी, बीकानेरी मोची, आसपास के कारीगर, कुली आदि प्रायः बहुत ही दबंगई के साथ बाबर अली खान लोगों से पैसा वसूलता था। चौधरी पीर बख्श जब भी लड़ाई झगड़े वाली स्थिति वहाँ प्रस्तुत होती थी, तब बीच बचाव करने प्रायः जाया करते थे। लेखक लिखता है कि चौधरी पीर बख्श बाबर अली खान को एक प्रकार से शैतान समझता था। चाहे जो भी समझता रहे, फिर भी अपनी पत्नी के बीमार होने के कारण चौधरी पीर बख्श द्वारा इनसे 4 रुपये ब्याज में लिया जाता है। 7 महीने तक बहुत मुश्किल से फाका कसी करके, जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके वो इन्हें 1 रुपये बाबर अली खान को दे दिया करता था। लेकिन 7 महीने बाद जब 8वां महीना आया, तब इनके घर में परेशानी बढ़ गई। इनकी पत्नी पुनः बीमार हो गई। इनकी पत्नी के बीमार होने के पश्चात इन्हें 8वें महीने के ब्याज के पैसे बाबर अली खान को नहीं दिया गया। बाबर अली खान थोड़ा नाराज़ था।
लेकिन चौधरी पीरबख्श 7 महीने तक ब्याज का पैसा दिया था, इसलिए थोड़ा रहम दिखाते हुए 1 महीने की मोहलत वह बढ़ा देता है। लेकिन अब 4 रुपये में कुल ब्याज 1.25 रुपया देना तय हुआ था। 1 महीने पश्चात वही स्थिति होती है और चौधरी पीरबख्श जहाँ काम करते थे, जो तेल मिल, वहाँ इन्हें किसी प्रकार के अग्रिम या एडवांस की स्थिति नहीं थी। इनका मालिक एडवांस के नाम पर चिढ़ता था और लेखक लिखता है कि वह जब प्रसन्न होता था तब यदा कदा कभी कभार दे दिया करता था। मकान की स्थिति भी बहुत जर्जर थी। मकान का दरवाज़ा गिर गया था। चौधरी पीरबख्श सरजू पांडे के पास उसे बनवाने के लिए कहने जाते हैं तो सरजू पांडे इनको उल्टा सुना देता है। 2 रुपया किराया देते हो और वो भी 6 महीने का किराया ऐसे ही तुम्हारे ऊपर बकाया रहता है। तुमको मकान आदि पसंद नहीं आता है तो मकान खाली कर दो, इस तरह की बात होती है। और वो बताता है कि इतना दरवाज़ा बनाने में कम से कम 1-1.5 रुपया खर्च आ जाएगा, तो उसको मैं कहाँ से लाऊंगा ऐसा कर। तो आखिरी में दरवाजे पर इनकी पुश्तैनी एक दरी रहती है, वो पर्दे के रूप में लटक जाती है और वही दरी इनके परिवार की इज्जत बचाने का काम दिन में तो कर देती है, लेकिन जब रात होता है तो पुराने दरवाजे के चौखट को किसी तरह टिका कर डरते हुए रात गुजारते हैं। और एक प्रकार से बोले कि चोरी आदि की भी आशंका रहती है। लेकिन लेखक लिखते हैं कि इनके घर में चोरी करने लायक कुछ नहीं था। सारे बर्तन गिरवी जाते गए और चौधरी पीरबख्श की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उन्हें उन बर्तनों को छुड़ा के लाए। गहने आदि तो पहले ही नहीं थे। अब स्थिति भयावह है। और जो वो पर्दा लटक रहा था, अगर उसमें किसी प्रकार से छेद वेद हो जाए या बच्चे खेल दें या और कुछ हो जाए तो उसको किसी प्रकार सुई धागे से सील दिया जाता था और यह प्रयास किया जाता था कि कोई बाहर से देखे ना। तो इस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन इस कहानी में एक और बात कहने का प्रयत्न किया गया है कि सबसे बड़ी चोरी आबरू की भी हो सकती है। इस ओर भी कहानीकार इशारा करता है। कहानीकार आगे लिखता है कि बाबर अली खान पैसा लेने आएगा, यह सोच कर चौधरी पीरबख्श बहुत डरा हुआ है। वह 1.25 रुपये का इंतज़ाम करने के लिए सबसे मांगता है, लेकिन कहीं से भी उसे किसी प्रकार का रुपया नहीं मिलता है। लोगों में एक कोई है, वो इस प्रकार से बोलता है कि इस ज़माने में पैसे कहाँ रुकते हैं, पैसा हाथ में आता है और निकल जाता है, कई तरह की खर्चे हैं, ऐसा करके। तो बाबर अली खान दोपहर में आता है। उस समय चौधरी पीरबख्श घर में नहीं रहते हैं। तो इस बार बहुत गुस्से में बाबर अली खान आ जाता है। वह कहता है कि हमारा पैसा नहीं देना चाहता, इसलिए डर के छुप के घर में बैठा है, ऐसा कहकर चौधरी पीरबख्श की पत्नी को सुना कर और परिवार वालों को सुनाकर
वह वहाँ से चला जाता है और यह भी कहता है कि वह 4 घंटे बाद फिर अपना पैसा वसूल करने आएगा। 4 घंटे बाद बाबर अली खान पुनः चौधरी पीर बख्श के घर आता है और इस बार फिर उसी प्रकार ज़ोर से आवाज़ लगाता है। अब चौधरी पीर बख्श को काटो तो खून नहीं है, वो बेचारा निकलूं या ना निकलूं इस पसोपेश में रहता है। फिर भी जैसे तैसे करके वो बाहर निकलता है और हर प्रकार की मिन्नत करता है, उसके पैर पकड़ लेता है। वह इस बार कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, यह भी बताता है। बाबर अली खान जिस प्रकार की गालियां देता है उसके संदर्भ में यशपाल जी कहते हैं कि उसकी पूरी 7 पीढ़ियों तक को बाबर अली खान गाली दे रहा है। अगर पैसा नहीं दे सकते तो क्यों लिए थे, हमारा पैसा देना नहीं चाहते हो इसलिए हमसे छुपते हो, ऐसा भी बोल रहे थे। और वह खाली हाथ नहीं जाएगा, यह भी कह रहा है कि कुछ न कुछ जो घर में है, या तो बर्तन या पत्नी के गहने, वो ला कर दो तब वह जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा करके कह रहा है। और यह भी कह रहा है कि हम इतने दूर परदेश में इसलिए नहीं पड़े हैं अपना देश छोड़ के कि कोई हमारा पैसा खा जाए। यह भी कह रहा है वो कि हमारे भी बाल बच्चे हैं आदि आदि। चौधरी पीर बख्श उससे पुनः प्रार्थना करता है कि किसी प्रकार से अल्लाह के वास्ते या जो भी, कि उसे 1 महीने की और मोहलत दे दी जाए, अगली बार वह दे देगा। लेकिन बाबर अली खान किसी भी प्रकार से रहम करने के मूड में नहीं है। आखिरी में बाबर अली खान कहता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है कहते हो तो इतना महंगा मलमल या मखमल की कालीन पर्दे के रूप में कैसे लटका के रखे हो। ऐसा कहते हुए ज़ोर से पकड़ के खींच देता है। अब पर्दा ही एक प्रकार से चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। चौधरी पीर बख्श लगभग बेहोशी के स्थिति में चले जाते हैं और गस खा के गिर जाते हैं। बाबर अली खान जिस प्रकार से हल्ला कर रहा था तो पूरा मोहल्ला वहाँ पे एकत्र हो गया था और अंदर का नज़ारा दिखता है। लेखक लिखते हैं कि 30% कपड़ों में या 1/3 कपड़ों में वो लोग, उसके परिवार की औरतें हैं, और बाकी बहुत ही कम कपड़े में हैं। ये देख के बाबर अली खान का दिल पसीज जाता है और घृणा और करुणा दोनों एक साथ उसके मन में उत्पन्न होता है। बाबर अली खान लाहौल विला कुव्वत, जैसा मुसलमान किसी बुरी चीज़ को देखने के पश्चात कहते हैं, वह कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। जाहिल भीड़ वहाँ जो तमाशबीन बनी हुई थी वो देखती है, धीरे से वो भी वहाँ से जाने लगती है। अब जैसे ही चौधरी पीर बख्श को होश आता है तो उसकी जो इज्जत का प्रतीक यह पर्दा थी वह अब तार तार हो चुका था। उसकी ख़ानदानी इज्जत का प्रदर्शन सरेआम हो चुका था, पोल खुल चुकी थी। जिस प्रकार की उसकी वस्तु स्थिति है तो उसकी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो पर्दे को फिर
वहाँ लगाए। अंदर में उसकी परिवार की औरतें एक साथ आंगन के बीचों बीच सिमट के रह जाती हैं, ऐसा लेखक लिखता है। पर्दा फिर उस परिवार द्वारा नहीं लगाई जाती है। यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। कई तरह के सवाल छोड़ जाती है कि क्या अपने परिवार के जीवन यापन के लायक अर्थोपार्जन करने के लिए चौधरी पीर बख्श द्वारा दूसरी तरकीब नहीं अपनाई जा सकती थी? क्या उसके परिवार के अन्य सदस्य, महिला सदस्य, छोटे मोटे दस्तकारी का काम नहीं कर सकते थे? आदि आदि। वे नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी ख़ानदानी इज्जत किसी तरह बची रहे, इसे वो बचा रहे थे। इस प्रकार की झूठी शान को बचाने के चक्कर में उनकी आज ये फजीहत हुई थी, उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था। यह कहानी 1950 के बाद की कहानी है, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की है। 1952-54 के आसपास यह कहानी लिखी गई है। सामंती समाज के पतन के पश्चात सामंती परिवार जो अवशेष के रूप में बचे हैं, वो अपने आप को समाज के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुतिकरण करते हैं। एक तो उनके अंदर वंश का गौरव, परिवार की इज्जत का गौरव आदि आदि बना रहता है, और कई प्रकार की स्थितियां वो खुद निर्मित करके चलते हैं। कई तरह के पूर्वाग्रह उनके अंदर पलते हैं, कई तरह के परंपराओं और रीति रिवाजों को ढोते हैं, जिसके कारण वर्तमान स्थिति के साथ उनके द्वारा तालमेल नहीं किया जाता है और नाना प्रकार के कष्ट उनके जीवन में आते हैं। इस प्रकार की स्थिति को इस कहानी में दर्शाया गया है। यशपाल यह भली भांति जानते हैं कि आज का जीवन एक अभिशप्त जीवन है, और इस द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जीवन में व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए तरह तरह के काम करने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए किसी प्रकार से शर्माना नहीं चाहिए। इनके द्वारा यह कहा जा रहा है, भाषा शैली चूँकि एक मुस्लिम परिवार की कहानी है, तो इसमें हिंदुस्तानी शैली या उर्दू आदि का अधिक बाहुल्य है। भाषा प्रवाह में है, किसी कहानी में कहीं पर भी ये नहीं लगता है कि अवरोध हुआ है। प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। कौतूहलता इस कहानी में आरंभ से लेकर अंत तक बना हुआ है। शुरू में कहानी ऐसा लगता है कि कुछ अजीब ढंग से शुरू हो रही है, लेकिन बाद में यह कहानी जोर पकड़ती है और अंत तक उत्सुकता बनाए रखती है। अब जिस प्रकार बाबर अली खान की भाषा है, उसे पश्तो लोग या अफ़गानी लोग जिस प्रकार की हिंदी बोलते हैं, वो दिखाने का प्रयास किया गया है। प्रायः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से आज तक भी प्रायः बहुत से शहरों में अफ़गानी लोग रहते हैं। आज भी ब्याज का काम करते हैं, और इसी तरह से बहुत ही गाली गुप्तार के साथ या दबंगई के साथ इसी प्रकार वसूली करते हैं। प्रायः कोर्टों में उनके परिवारों को और उनको देखा जा सकता है, तो वो भी यथावत इसी स्थिति में है। देश काल वातावरण जैसा मैं बता चुका हूँ, यह 50 के दशक की कहानी है। उद्देश्य इस कहानी का यही है
कि समय के साथ आप तालमेल करें, आपके पूर्वज क्या करते थे या क्या करते रहे होंगे, वह आपके इस वर्तमान जीवन को किसी प्रकार से परिवर्तित करने में या चलाने में सहयोगकारी नहीं हो सकता है। हाँ, आप उस अतीत के गर्व को ढो सकते हैं, अतीत जीवी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप उसी स्थिति में रहते हैं, किसी प्रकार का रूपांतरण या परिवर्तन अपने जीवन में नहीं करते हैं, तो आपको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। समाज में विखंडन के पश्चात या जब भी समाज में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो बहुत सी चीज़ें टूट फूट जाती है, बहुत सी चीज़ों में बदलाव होता है। उसे समझने के लिए यह कहानी एक प्रकार से हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। इतना कहना शायद इस कहानी के संदर्भ में पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।